हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कल 111 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज इसकी दूसरी क्लास है और यही आज की लास्ट क्लास है इसकी। ठीक है, तो इसमें 200 प्लस क्वेश्चन थे, यानी मैंने आपको बताया था कल 222 क्वेश्चन थे, जिसमें हमने 111 क्वेश्चन कल की क्लास में कवर कर लिए। बचे हुए 111 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो अगर आप क्लास में नए हैं तो ये जानकारी आपके लिए है कि अगर आप LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT की DSSB, KVS, NBS या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए, और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये बिल्कुल आपके लिए ही क्लास है। ठीक है, और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए। ठीक है, तो मैं ज़्यादा आज बोलने वाली नहीं हूँ, फटाफट से क्लास करेंगे और इस टॉपिक को आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की चाह में टीपू के द्वारा किए गए परिवर्तनों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो क्लास को शुरू करने और इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जितना भी मटीरियल, कंटेंट, जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है वो आपको ईजिली मिल सके और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास आपकी शाम को 6 बजे आती है, तो देखना मत भूला करिए। और सिर्फ अभी एक ही क्लास आ रही है, उसके बाद जैसे ही अप्रैल शुरू होगा तो मैं आपको टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी कराने लगूंगी, टेस्ट सीरीज भी शुरू हो जाएगी। अब चलो शुरू करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उसने सभी यूरोपीय कंपनियों को दक्षिण भारत से बाहर निकालने की धमकी दी थी। टीपू सुल्तान ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण के लिए उससे अपनी सेवा में फ्रांसीसी सैनिकों को रखा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में विदेशी शक्तियों से सहायता प्राप्त करने के लिए टीपू ने प्रयास किए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब फ्रांसीसी सैनिकों ने जैकोबिन क्लब बनाया तो उसने उसकी सदस्यता ली और अपने आप को नागरिक टीपू कहा। श्रीरंगपट्टनम में उसने स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, उसने सिक्का ढलाई की नई प्रणाली अपनाई और अपने नाम के सिक्के चलाए थे। इस तरह विकल्प 4 सही नहीं है, शेष सभी विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्नाटक में काउंट डलैली के सैन्य अभियानों से संबंधित निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कूट की सहायता से सही उत्तर का हमें चयन भी करना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय तटों पर अंग्रेजों के किलाबंद स्थलों पर कब्जा जमाने के प्रयासों पर ध्यान देना, ये आपका सही है। इसके साथ ही साथ आपका कंपनी के प्रशासन के लिए आवश्यक माने गए सुधारों को प्रस्तुत किया गया, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीच 1802 में बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय और मार्क्विस ऑफ वेलेजली के बीच में किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, तो 1802 में बेसिन की संधि पर पेशवा बाजीराव द्वितीय और वेलेजली ने हस्ताक्षर किए। इस आयत संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता, प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा हेतु उसे राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र प्रदान करने पर सहमति जताई थी। नेक्स्ट है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। तो ये था फ्रांसिस डे। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। 1599 में ही कुछ व्यापारियों ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया। 1639 में फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया और यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना करी। 1641 में कोरोमंडल तट पर सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिकथन, अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई को किसी वास्तविक लड़ाई के बिना ही जीत लिया। कारण था, प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजनीतिक पैर रखने का अवसर दिया। तो यहाँ पर आपका ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्यिक केंद्र नहीं था? तो ये है आपका हुगली। 1602 में डच हॉलैंड संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 में डचों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम कारखाने की स्थापना करी और इसके अतिरिक्त समय के अनुसार उन्होंने इसका विस्तार किया। और 1616 में सूरत, 1645 में कारिकल, 1650 में बालासोर और नेगापट्टनम में कारखाने स्थापित किए और इस समय हुगली में पुर्तगाली जमे हुए थे। इसके कारण डचों ने हुगली के निकट 1653 में चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी।
नेक्स्ट है, अभिकथन कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं शताब्दी के अंत तक अपने पुर्तगाली और डच व्यापारिक प्रतिनिधियों को रास्ते से हटा दिया। कारण कहता है कि अंग्रेज व्यापारी उच्च कोटि की वस्तुओं को सस्ते दामों पर बेचते थे। तो यहाँ पर ए सही है और आपका आर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है जॉन लॉरेंस। आंग्ल अफगान संबंधों में दूसरा अध्याय एलनबरो के काल से शुरू होकर नॉर्थ बुक के वायसराय काल तक चलता। इस काल को कुशल आक्रमणीयता की नीति या चतुराई पूर्ण निष्क्रियता का काल कहा जाता है। ये अफगान युद्ध में हुए सर्वनाश का सीधा परिणाम थी और इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है, क्योंकि इसके वायसराय काल में इस नीति को अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? तो ये कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन के नाम से पुकारा जाता था। लंदन में इस कंपनी के 28 संचालक थे, जो इसके साझेदारों के द्वारा वार्षिक रूप से निर्वाचित होते थे। कंपनी के दैनिक कार्य निर्देशक करते थे, जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। बाद में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। पुर्तगाली भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपी थे। पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने 17 मई 1498 में आशान द्वीप होते हुए भारत के कालीकट समुद्र तट के किनारे उतरा। वो पुर्तगाल के शासक प्रतिनिधि के रूप में भारत आया और कालीकट के राजा जेमोरिन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो ये था पुर्तगाली का। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई को दहेज के रूप में दिया था। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 में सूरत की जगह बम्बई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई थी। ब्लैक होल यानी कि कालकोठी दुर्घटना कब घटित हुई है? तो ये 20 जून 1756 को घटित हुई थी। बंगाल के नवाब की आज्ञा के बगैर अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम की किलाबंदी कर दी थी और नवाब ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम को घेर लिया और कुल 146 अंग्रेज बंदी बनाए गए थे। 20 जून 1756 को एक कोठरी में बंद कर दिए गए थे और दूसरे दिन सिर्फ 23 व्यक्ति जीवित बचे थे और इसी को ब्लैक होल घटना कहा गया। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हॉलवेल था। किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए हैं? तो ये आए थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा और राजा जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। इस प्रकार यूरोपियों का आगमन शुरू हुआ। 1602 में डच कंपनी का भारत में आगमन हुआ। 1608 में अंग्रेजों ने भारत की प्रथम फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयत्न किया और 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन हुआ। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला की एक बहुत छोटी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। वो हिंदुओं की सहायता प्राप्त न कर सका, कारण ऐसा कहता है। तो ये सही है और आर गलत है। सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छोटी सी सेना टुकड़ी के द्वारा सिराजुद्दौला पराजित हुआ, क्योंकि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने धोखा दिया था। नेक्स्ट है, 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? तो ये पहुंचा था कालीकट। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीक की सहायता से कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा। कालीकट के हिंदू शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। उसे मसाले, जड़ी बूटियां आदि पुर्तगाल ले जाने हेतु प्रदान की गई। वास्को डी गामा उन वस्तुओं को लेकर पुर्तगाल गया तथा उसके यात्रा खर्च निकालने के बाद 60 गुने लाभ पर बेचा था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। मीर जाफर रायदुर्लभ के विश्वासघात के कारण 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इस युद्ध में क्लाइव की अंग्रेज सेना विजयी हुई। नवाब के विश्वास पात्र मीर मदान और मोहन लाल की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शासक जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया? तो टीपू सुल्तान बन गया। प्राशिशी क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब 1794 में स्थापना करी और उसका सदस्य बना तथा स्वयं को नागरिक टीपू कहने लगा। राजधानी श्रीरंगपट्टनम में ही उसने फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली व्यापार, अच्छा यहाँ पे मैचिंग करनी है हमको, ठीक है, चलो मैच कर लेते हैं भाई। तो भारत में पुर्तगाली व्यापार को हम किससे मिलाएंगे? तो भारत में पुर्तगाली व्यापार को हम मिला देंगे 1503 से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम मिला देंगे 1600 में, ठीक है, आई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जो बनी है या आई है, जो भी है, तो ये आपका आ जाएगा 1664 और डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1602, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
बंगाल में दोहरा शासनकाल किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ है। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया। इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला? तो ये था आपका मीर जाफर। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला और इस युद्ध में क्लाइव ने अपनी कूटनीति में सफल होकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और 28 जून 1757 को मीर जाफर को क्लाइव ने बंगाल का नवाब घोषित किया था। एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा और भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये 17 मई 1498 को पहुंचा था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगुना भत्ता दिया गया था? तो ये मीर जाफर को दिया गया था। ठीक है, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण क्लाइव विजयी हुआ और मीर जाफर नवाब बना। उसने अंग्रेजों को बहुत सुविधाएं प्रदान करी और इसी के तहत उसने अंग्रेजी फौज का भत्ता दोगुना कर दिया था। नेक्स्ट है पांडिचेरी स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये मार्टिन के द्वारा। पांडिचेरी की स्थापना 1653 में फ्रैंको मार्टिन और वेलांगर द लेस्पिने ने की थी और इसकी स्थापना इन दोनों ने मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा सा गांव यानी कि पुदुचेरी प्राप्त कर इसकी पांडिचेरी नींव डाली। आगे चलकर 1674 में मार्टिन को एक बस्ती का प्रधान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का जो संस्थापक है वो कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता माना जाता है। उसने पुलिस और न्यायिक सेवा को सीधे प्रशासन के अंतर्गत कर लिया। पहले ये काम जमींदार देखते थे। प्रशासनिक प्रणाली पर उसकी अमिट छाप थी। बाद में ये कॉर्नवालिस प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। नागरिक सेवा को इस बात की चौखट कहा जाता था। विलेजली ने नागरिक सेवा के प्रशिक्षण के लिए 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है वो यूरोपियन देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार शुरू किया था, तो वो था पुर्तगाल। प्रथम पुर्तगाल एवं यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 को कालीकट यानी कि भारत पहुंचा। कालीकट के शासक जेमोरिन ने उसका स्वागत किया। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? तो ये मद्रास में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों यानी पठानों का दमन किया था? तो ये किया था हेस्टिंग ने। हेस्टिंग ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया। पिंडारी मूलतः लुटेरों का एक दल होता था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही सम्मिलित थे और इनके बड़े आतंक को 1824 तक समाप्त किया जा सका। क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था, तो वो था वॉटसन। ठीक है, तो कलकत्ता के सेठ अमीचंद ने नवाब सिराजुद्दौला को अपदस्थ कर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनवाने के लिए अंग्रेजों और नवाब के विरोधियों के मध्य गुप्त वार्ताएं कराई थी और बदले में मुर्शिदाबाद में नवाब के खजाने की लूट में लंबे यहाँ पता नहीं क्या लिखा हुआ समझ नहीं आया। और ऐसा न करने पर षड्यंत्र की सूचना नवाब को देने की बात कही। तो क्लाइव ने मीर जाफर के साथ संधि के 2 प्रारूप तैयार करवाए। एक जाली प्रारूप था, कमीशन देने की बात उसमें कही गई थी और इस पर क्लाइव ने एडमिन वॉटसन के भी हस्ताक्षर कर दिए, जबकि मूल समझौता प्रारूप में कमीशन की बात नहीं थी। अमीचंद को इस जाल में फंसाकर जानकारी प्लासी के युद्ध के उपरांत पता चली और कहा गया कि अंततः अमीचंद निराश और पागल होकर मर गया था। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था, वो था सुजाउद्दौला। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध 1764 में होता है अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में। इस युद्ध में मीर कासिम का साथ अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने तीनों को संबंधित सेना को पराजित कर दिया। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे अपना पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो ये था वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधान के अंतर्गत बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वो कौन सी संधि थी? तो वो थी सालाबाई की संधि। ठीक है, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कॉर्नवालिस को। किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा धुंधला है। किस स्थिति को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनःअधिकार कर लिया था? तो कलकत्ता पर पुनःअधिकार 2 जनवरी 1757 को कर लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान 1632 में प्राप्त हुआ था। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया था। ठीक है,
अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। वेलेजली का ये कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो ये है आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित। ठीक है। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था, तो ये प्राप्त हुआ था 1717 में। ठीक है, ये नहीं पढ़ते, बहुत ज़्यादा ही वो अजीब सा हो गया। 1602 में किस व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी डच संयुक्त कंपनी की। ठीक है। पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार का प्रारंभ कब हुआ? तो 1498 में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो द्वैत शासन का अंत हुआ है 1772 में। कट्टा अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो ये पता नहीं, यहाँ पे गड़बड़ हो गया कुछ। 1757 में सिराजुद्दौला को पराजित किया था, क्लाइव ने पराजित किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है सारे। काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना कहाँ घटी थी? ये भी रिपीटेड है, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है। सितंबर 1760 को संधि के द्वारा मीर कासिम ने निम्नलिखित में से कौन से 3 जिले ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए थे? तो 3 जिले जो सौंप दिए थे वो थे बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव। ठीक है। बम्बई दहेज में किसे मिला? रिपीटेड क्वेश्चन है, ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था। कर्नाटक युद्ध हुए थे, तो कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। भारत में पुर्तगाली सत्ता के पतन के कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, ये आपका सही नहीं है। अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहां का नवाब कौन था? तो वहां का नवाब वाजिद अली शाह था। 1856 की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, ये सब रिपीटेड है। ठीक है, तो हम ऑप्शन करेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था, तो तत्कालिक कारण था टीपू के द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। 1717 के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली थी? तो 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि रणजीत सिंह ने की थी, तो ये की थी चार्ल्स मेडकॉफ के साथ में। ठीक है। किस फ्रांसीसी ने 1763 में पांडिचेरी की नींव डाली? तो फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव डाली थी। कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो ये था विलियम बेंटिक। काल कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? अंग्रेजों के। बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? क्लाइव ने की थी। भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कॉर्नवालिस के द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना करी है, तो ये जेम्स मिल ने करी है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ है? तो निजाम अली सम्मिलित हुए हैं। सेरिंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम की संधि ब्रिटिश और किस अन्य शक्ति के बीच में हुई है? तो ये टीपू सुल्तान के बीच में हुई है। कौन सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपका वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध सम्मिलित। वेलेजली चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, डलहौजी अवध का विलय, एलनबरो सिंध का विलय, हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1756 में कलकत्ता पर पुनर्धिकार करने के लिए किसे समुद्र के रास्ते भेजा गया था? तो वॉटसन को भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम व्यापारिक केंद्र की स्थापना की गई है, तो ये सूरत में की गई थी। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वहां का गवर्नर कौन था? ड्रेक था। निम्नलिखित में से किसने फर्रुखशियर के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिकाना पत्र के रूप में स्वीकार किया है? ओमास ने। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में की गई थी? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में। क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष में स्वीकार करी? 1765 में। डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी, तो अवध का अधिग्रहण सबसे भयंकर भूल थी। 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता किसने करी? तो महादजी सिंधिया ने करी थी। ठीक है। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया था? तो ये था शुजाउद्दौला। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, किसने अंग्रेजों की सहायता करी? लाल सिंह ने करी थी। ठीक है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किन भारतीय शासकों ने हिस्सा लिया था? तो शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने। नेक्स्ट, जॉन शोर की नीति भारत में किस रूप में जानी जाती है? हस्तक्षेप के द्वारा जानी जाती है। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो ये की थी क्लाइव, शुजाउद्दौला और शाह आलम ने। निम्नलिखित में से कौन प्लासी युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है आपका नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदन की हत्या युद्ध के आरंभ में हुई है।
निम्नलिखित में से कौन कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों में उसका सलाहकार था? तो ये है विलियम जोन्स। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था? तो फतेह हैदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कॉर्नवालिस द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध सही सुमेलित नहीं है। आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों के मध्य हुआ था? 1775 से 1782 में। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शरीक थे? मीर जाफर और अमीचंद। आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर अर्जुन गांव की संधि, देवगांव की संधि और बेसिन की संधि। तो 3, 2, 1। तो बेसिन की संधि, फिर देवगांव की संधि, फिर अर्जुन गांव की संधि। बंगाल में प्लासी का युद्ध होगा 57 में, वांडीबाज को 60 में, 1765 में इलाहाबाद की संधि, जो है शासन आपका 72 में। ठीक है ना। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति कौन थे? मीर जाफर और आयदुल्लब। ठीक है, सब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? तो भैया ये था भूभाग नहीं व्यापार। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने ये कहा कि 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? तो ये है के.एम. पडिक्कर। कौन सा एक कथन अगस्त 1765 में संपादित इलाहाबाद की संधि के विषय में असत्य है? युद्ध के हार जाने के रूप में सिराजुद्दौला संधि के निष्पादन के तत्काल बाद 50 लाख रुपए एक ही किस्त में अंग्रेजों को देने हेतु सहमत हुआ। कुशल आक्रमणता की नीति का संबंध था लॉरेंस से। जहांगीर के द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरब, फारसी और बंगाली भाषा का जानकार था? वॉरेन हेस्टिंग्स। यूरोपियन युद्धों में किसने भारतवर्ष में प्रथम कर्नाटक युद्ध भड़का दिया? तो ये था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। बाद में ब्रिटिश शासन के आरंभ में दुर्गीकृत फैक्ट्री का प्रयोजन किसकी रक्षा करना था? यूरोप को भेजने हेतु संग्रहित माल गोदाम की। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में आई है? तो ये 1700 में आई थी। सत्रह के कई युद्धों में मीर कासिम को हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी था मेजर हेक्टर मुनरो। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? दीनानाथ। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ? रिपन के। किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई? सिराजुद्दौला के। किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की थी? तो ये था मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय विश्वासघात की विजय थी? उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अलीगढ़ की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो फरवरी 1757 में। राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सूजा से। यह आपका जीआईसी प्रवक्ता में आया था। 1831 एडी बालाकोट का युद्ध किसकी सेनाओं के मध्य में लड़ा गया था? राणा रणजीत सिंह और सैयद अहमद रायबरेली के साथ में। वांडीबाज का 1760 में लड़ा गया था ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के मध्य में। किस संधि के द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए थे? इलाहाबाद की संधि। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस। निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसीन की संधि की थी? तो बाजीराव द्वितीय ने करी है। 1782 में मराठों के द्वारा अंग्रेजों के साथ सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सिंधिया के आग्रह पर। किस मराठा राजा ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार करी है? तो होलकर ने। ठीक है। किस मुगल सूबेदार ने 1698 में अंग्रेजों को सूतानदी, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी दी थी? तो ये है अजीमुशान ने। अजीमुशान ने। सालाबाई की संधि किस तिथि पर संपन्न हुई है? तो 17 मई 1782 को संपन्न हुई थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया, तो 1717 में दिया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कब हुई, तो ये हुई है मंगलौर की संधि से। ठीक है, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन था, और हमने इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़े ज़्यादा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास हो गई है बहुत जल्दी जल्दी समाप्त, और कल हम नेक्स्ट करेंगे। तो आज आपने देखा हमने 25 मिनट में ही क्लास को समाप्त कर दिया। इसका रीज़न यही है, तो जैसे आपका प्रैक्टिस सेट होगा तो वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ ऑप्शन करेंगे, और चूँकि रिपीटेड क्वेश्चन थे इसलिए मैंने नहीं किया, और अब चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसलिए हमारा यही है कि ये वाली क्लास वो मैंने भी समाप्त कर दिया आपको फटाफट करा करके। और मैं सोच रही हूँ इसमें एक क्लास और ऐड कर दूँ आपकी, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। क्या बोलते हो भाई? चलो अच्छा, आज की क्लास नहीं जाने देते हैं, और डिस्क्रिप्शन इसीलिए नहीं पढ़ा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन थी। ठीक है, तो अब हम कल नया टॉपिक करेंगे, और कल जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कल का टॉपिक कौन सा होगा हमारा। तो हम ये आज ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और मराठा। ठीक है, तो ये होगा कल हम शुरू करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।